इकोनॉमिक्स क्लास नंबर 23, 22 क्लास हमारी हो चुकी। 23 क्लास के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं भाई कि जो पहले समझा चुका मैं तुम्हें, लेकिन बहुत सारे सवाल पूछूंगा आज, इसलिए मैंने कई बार समझाया। अगर भुगतान संतुलन वाली क्लास नहीं देखी तो इसमें हमारे नहीं क्या हो रहा। 22वीं क्लास 23वीं क्लास तो बिल्कुल दोनों लिंक, समझ में आई बात है। इसके बाद मैं एक्सचेंज रेट पढ़ाऊंगा। एक्सचेंज रेट कहते हैं विनिमय दर को, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज ना सवालों की क्लास है, पूरा 1 घंटे तक लगातार सवाल बरसेंगे। देखते हैं कितनी बुद्धि से लिए जो पीछे का जो 22वीं क्लास है ना वो खोल के बैठो साथ साथ। उसमें क्या समझाया गया था एक बार मैं मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या समझाया गया था। 2 खाते हो हमारे पास, देख लो, आ जाओ। 2 खाते हो हमारे पास, देखो आसान भाषा में समझ लो। देख समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा आरबीआई है, आरबीआई है ना। आरबीआई के पास एक फॉरेक्स जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, इसके पास जो टोकरी, इसके पास जो खाता, आरबीआई के अकाउंट, आरबीआई का ही काम हो जितने रेस्टर्न ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन होंगे हमारे। ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, दूसरे देशों के साथ। इंटरनल पर्पज में कह रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल पर्पज पर हम डॉलर कहाँ निकाल कर लेकर जा रहे और कहाँ निकाल कर लेकर आ रहे, इस बात को समझाने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया गया जिसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। 22वीं क्लास बहुत महत्वपूर्ण, समझ में बात। या इसी बात को समझाने के लिए मैंने कहा था तुम कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना होगा, उसे कहते हैं भुगतान संतुलन, वो पढ़ना होगा। तो भुगतान संतुलन ही तुम्हें बताएगा कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया और कितना पैसा कहाँ कितना खर्च हुआ। इसलिए इसके लिए 2 अकाउंट हमने तैयार कर रखे। पहले नंबर का जो अकाउंट है उसे हम चालू खाता कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। दूसरे नंबर का जो खाता ना उसे हम पूंजीगत खाता कहते हैं। चालू खाता बिल्कुल राजस्व के खाते की प्रकृति का हो, जिस तरह हम राजस्व खाता पढ़ा था ना बिल्कुल उसी की प्रकृति का हो। और दूसरे नंबर पर जो पूंजीगत खाता, तो पूंजीगत खाता ये पूंजीगत खाते की प्रकृति का, ये पहले भी समझाया था मैंने, इससे समझ लिया। अगर तुम्हें राजस्व खाते के बारे में जानकारी है ना, जैसे मैंने पढ़ाया था इंडियन इकोनॉमी के दौरान ही, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था चालू खाता, राजस्व खाता पढ़ाया था। राजस्व खाते में मतलब पढ़ाया था मैंने, एक तरफ तो राजस्व आय होगी, एक तरफ राजस्व व्यय होगा। राजस्व आय होगी जिसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं, एक तरफ राजस्व व्यय होगा, राजस्व खर्चे होंगे। इसी तरह बिल्कुल इधर यहाँ डॉलर आएगा, इधर डॉलर जाएगा, तो इधर तो डॉलर आएगा, इधर डॉलर जाएगा। ये बात हमने समझ रही थी अच्छी तरह। और यहाँ भी दोबारा समझने का बोला, डॉलर का इनफ्लो मतलब अंतर प्रवाह, डॉलर का बहिर्प्रवाह मतलब डॉलर जाने वाला। कैसे डॉलर जाने वाला, कैसे डॉलर आगा, ये सारे ट्रांजेक्शन इधर लिखे जाएंगे। कैसे डॉलर जहाँ जाने वाला इधर लिखे जाएंगे। ये सारा काम आरबीआई का होगा, जितना भी कितना डॉलर आया कितना चला गया, समझ में आया बात। या अभी वर्तमान समय में हमारे पास लगभग 500 के आसपास, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 580 बिलियन डॉलर, 580 बिलियन डॉलर हमारे पास फॉरेक्स, ये इतना फॉरेक्स हमारे, ये ना हमारे लगभग 1 साल के लिए पर्याप्त। 1 साल हमारा आराम से निकाल लगा, 12 महीने आराम से निकाल लगा। अगर हम कुछ भी ना करो, आज ऐसे ही बैठ जा ना, अपनी इकोनॉमी के गेट बंद करके बैठ जा, ये हमारा जितना भी हम बाहर से कच्चा तेल गैस ये सब चीज़ें बाहर से निकाल के लेकर आ रहे, बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे, तो हमारे डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस अकाउंट को बहुत जरूरी है, इस अकाउंट में पैसे होने तुम्हारे बहुत जरूरी। समझ बात। या इस अकाउंट में जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है, और एक्सटर्नल अकाउंट को दर्शाने के लिए 2 खाते बहुत जरूरी। एक कैपिटल हमारा, एक हमारा पता कौन सा, करंट अकाउंट, और दूसरे नंबर पर हमारा ये पूंजीगत खाता। समझ बात। या जो हमारा कैपिटल, जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता। तो चालू खाता और पूंजीगत खाता, चालू खाते में अगर घाटा होगा ना तो पूंजीगत खाता बताएगा उस घाटे को कहाँ से पूरा करना। चालू खाते में अगर घाटा होगा ना तो पूंजीगत खाता बताएगा उस घाटे को कहाँ से पूरा करना। ये बात को समझाने के लिए आ जाओ हल्का हल्का आराम से समझते हैं। मान लो तुमने वस्तुओं का अगर निर्यात करा, देखो ध्यान से, अगर तुमने वस्तुओं का निर्यात करा तो इसका मतलब निर्यात करा, तो इसका मतलब तुमने यहाँ बहुत सारे मार्कर बनाए और तुम मार्कर बाहर बेचने चले गए। मार्कर तुमने बनाए बहुत सारे बाहर बेचने चले गए, तो पहली तरफ से क्या लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, डॉलर आगे, तो डॉलर का इनफ्लो होगा, इसका मतलब तुम्हारा निर्यात होगा। बात समझ में आई। दूसरे नंबर पर जहाँ जहाँ तुम्हें लग रहा है ना डॉलर आगा, तो इधर आगा। मैं तुमसे बार बार पूछूंगा यह चीज चालू खाते में आ गई या पूंजीगत खाते में आ गई, बहुत सारे सवाल रखूंगा तुम्हारे सामने जाएगा। चालू खाते में आ गई तो इस तरह डॉलर आगा या डॉलर जाएगा, ऐसे ऐसे सवाल रखूंगा तुम्हारे सामने। कम से कम 20 सवाल मेरे पास मौजूद है। आज ही क्लास ही सवाल के ऊपर निर्भर है। तो पिछली क्लास जिस पिछली क्लास की सही जानकारी होगी, पूरी देख रखी होगी 2 बार, वही सवाल का उत्तर दे पाएगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे। और इस चैप्टर को पढ़ने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने का, तुम्हारा सवाल छूट जाएगा, भर भर का सवाल पूछे हुए। दूसरे नंबर पर मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ ये चालूगत खाते मांगा, पूंजीगत खाते मांगा। दूसरे नंबर पर देखो अगर तुम सेवाओं का निर्यात करोगे, बाहर जाओगे और अपनी सेवाएं देकर आओगे, ये मैंने अच्छी तरह समझाया था, बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए थे। सेवाओं के निर्यात में वे वस्तु भी शामिल है जिनकी रिकॉर्डिंग पोर्ट पर नहीं होती। ऐसा समझ, सेवाओं के निर्यात में वे वस्तु भी शामिल है जिनकी रिकॉर्डिंग पोर्ट पर बंदरगाह पर नहीं होती। ये सब चीज़ें शामिल है। एक तरफा का मतलब कोई हमें किसी ने अनुदान दे दिया, हम अनुदान दे दिया, हमने दान दे दिया, हमारी टोकरी में आकर तुरंत आरबीआई का जो फॉरेक्स तुरंत बढ़ जाएगा।
अब जाएगा किस तरह, जाएगा इस तरह, अगर हम वस्तुओं से भारत खरीद कर लेकर आएंगे, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, कोयला, ये भारत से हम खरीदने जा रहे हैं, सारा पैसा तो हमारा डॉलर कम नहीं होगा हमारा। दूसरे नंबर पर सेवाओं के आयात, ये जो सेवाओं का आयात है ना, सेवाओं का आयात कैसे कर रहे हैं हम, बाहर की जो लोग हमारे भारत में सेवाएं देने आ रहे हैं, तो मैं अपने जब पैसा निकाल के लेके जाएंगे डॉलर में नहीं लेके जाएंगे, मैं समझ यही बात है, तो बाहर के लोग हमें सेवाएं दे तो डॉलर में लेके जाएंगे नहीं जाएंगे पैसा निकाल के यहाँ से, आए जब मैं आए बाहर से सेवाएं देने आए ना मैं, तो सेवाओं को हम आयात भी कर सकते हैं, या वहीं से बैठे बैठे हम सर्विस ले रहे, कोई डॉक्टर को वहीं से बैठा बैठा सिखा रहा तो डॉलर में लेगा, तो डॉलर ज़्यादा नहीं दे सकता डॉलर। दूसरी एक तरफा कैसे जा सके, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हम कहीं दान भी तो दे सके, तो दान देंगे हम भारतीय करेंसी में थोड़ा देंगे, हम डॉलर में देंगे दान, इस तरह हमारा डॉलर चला जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने तुम्हें समझाया, यहाँ हम क्या करेंगे, मुझे पता लग चुका जो मेरे पास यहाँ जो आया ये डॉलर है ना, जो आया $200, कितना $200 आया, ये मान लो ये $150 आया, $150 आया और $200 चला गया, कितना डॉलर चला गया, चला गया। अब न बताओ आया कितना, चला गया कितना, तो चालू खाते में घाटा नहीं होगा, कितने का होगा, $50 का घाटा होगा। और हमारे यहाँ यही समस्या बनी हुई, हमारे यहाँ यही समस्या बनी, मैंने पिछली क्लास के दौरान सब बताया तुम समय इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे ना, आर्थिक सर्वेक्षण को, इसलिए तो मैंने तुम्हें आशीर्वादी मास्टर के वीडियो दिए थे जान पूछ कर, मैंने कहा था उसकी वीडियो पढ़ लियो इकोनॉमिक सर्वे के, वो बहुत अच्छा समझा हो, समय ही बात है। उस टीचर से मैंने बहुत सारी इकोनॉमिक्स सीखी बीच बीच में, उसको बढ़िया इकोनॉमिक्स टॉप का इकोनॉमिक्स समझ नहीं बात है। आर्थिक सर्वेक्षण उसकी सारी वीडियो देखने की, वीडियो छोड़नी उस मास्टर की, समझ में बात है, सारी वीडियो का उसका लगता नोट्स बनाना, समझ में बात है, उसमें सब चीज़ें कोड करा वहाँ बतागा कि हमारे चालू खाते में कितना घाटा रहा, तो तुम देख के पहचान लेना। और ये घाटा लगातार बढ़ता रहा ना, बढ़ता रहा, एक दिन हमारा पूरा फॉरेक्स खाली हो जाएगा। 15-20 बिलियन डॉलर के आसपास ना हमारा जो घाटा होता रहा, हमारे एक महीने में घाटा होता रहा है, और एक साल में इतना घाटा हो जाएगा 180 बिलियन के आसपास भाग जाएगा। ये बात मैंने तुम पीछे कैलकुलेशन करके पिछले वाली क्लास में सब बताई है। ये अगर हमारा घाटा होता रहेगा तो घाटा इतना का घटेगा, 15 बिलियन डॉलर इस महीने घट गया, 15 बिलियन डॉलर उस महीने घट गया, अगर ऐसे ही घटता रहेगा और आ रहा है नहीं कहीं तक, तो फिर तो घाटा होता रहेगा, तो सारे खत्म हो जाएगा महीने बाद, एक साल बाद ही हो नहीं फोन। इतनी जानकारी है मुझे, ठीक, देख के बता दूँ, देख कुछ नहीं बता रहा, समझा रहा मैं तुम्हें, गरीब आदमी कोई दोस्त नहीं है, सुनो बता रहा हूँ, वैसे ही देखा ना मैंने, तो 50 अगर यहाँ चालू खाते में अगर घाटा होगा ना, वह चालू खाते में घाटा होगा, ठीक, तो इसका मतलब भी पूंजीगत खाता बताएगा तुम्हें कि घाटा कहाँ तक पूरा करना। ये पूंजीगत खाता है, क्या करोगे तुम, बाहर से लेकर आओगे लोन, और लोन लेकर आओगे IMF के पास, तो ये चाचा IMF बैठे हुए हैं, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके पास से पैसा लेकर आओगे और पूर्ति करोगे। जो पैसा लेकर आओगे वो लघुकालिक होगा, क्योंकि लघुकालिक ऋण देता है, तुम दूसरे बैंक के पास नहीं जाओगे, समझ बात है, क्योंकि दीर्घकालिक लोन देंगे, ये लघुकालिक लोन देता है IMF। ये देख, इसके पास से पैसे लेकर आओगे और वो पैसा तुम्हें लौटाना होगा, जो पैसा तुम लेकर आओगे, क्योंकि वो ऋण की प्रकृति का, और जो ऋण की प्रकृति का, अब तुम मुझे बताओ, जो IMF से लोन लेकर है वो पैसा हमें लौटाना होगा, तो जो लौटाना होगा तो दायित्व वो बढ़ेगा हमारा, दायित्व बढ़ेगा, तो इधर नहीं आगा, इधर आगा हमारा पैसा तो लेकर दायित्व बढ़ेगा हमारा। पैसा देखो, डॉलर तो आया, पैसा लेकर डॉलर में तो लेकर, डॉलर तो आया खाते में, पैसा तो आगा हमारा ऐसे, लेकिन दायित्व बढ़ेगा, दायित्व बढ़ जाएगा और परिसंपत्तियाँ घट जाएगी, दायित्व बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। चलो, तो ये बात तुम्हें चेक करनी। दूसरे नंबर पर अगर ऐसा हो जाए हमारे यहाँ, इधर तो आ जाए $200, इधर तुम्हारे पास $200 हो जाए, इधर $200 हो जाए, कितना, और इधर हो जाए हमारे पास $150, कितना, $150। तो जरा मुझे बताओ कि डॉलर कितना आया और खर्च कितना हुआ, कितना क्या फायदा होगा, $50 का अधिशेष होगा नहीं होगा, तो ये $50 किसके पास रहेगा, और RBI के जो पास रहेगा ना $50, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है कि RBI इस पैसे का किस तरह क्या इस्तेमाल करे। तो RBI के पास 3 ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट, एक तो सर लॉकर में उठा के लाकर बंद करके रख दे, RBI की है, मेरी क्लास आज स्टार्ट होगी। पहला ऑप्शन है कि RBI ना इसे क्या करेगा, इस डॉलर को, जो इसके पास ज़्यादा $50 का अधिशेष होगा, चालू खाते के अंदर हमें जो दिखाई दे रहा है ना करंट अकाउंट में $50 का अधिशेष है, और अधिशेष मैंने तुम्हें बताया था अधिशेष बहुत घातक हो, घाटा तो सही हो, लेकिन जब अधिशेष किसी चीज़ का बढ़ना स्टार्ट, किसी चीज़ की अधिकता हो जाना किसी के पास, तो घातक हो, चाहे वो पैसा हो, समझ बात, पैसा और पेट इन दोनों को हमेशा बस में रखना चाहिए, समझ बात। या
पैसा और पेट दोनों को बस में रखना, दोनों को बस में रखना चाहिए। जब पैसा बढ़ता है ना, समझ यही बात है, पैसा बढ़ते लगता है तो निर्भर करता है कि उनसे कहाँ खर्च कर, ये इंतजाम नहीं होता। दूसरे नंबर जब पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए ना तो दिमाग काम करना बंद कर दे, समझ यही बात है। तो पैसा और पेट हमेशा बस में रखना चाहिए। क्या होगा, उसका पेट बढ़ रहा है ना। $200 सुनो, $200 और ये कितना, $150। तो $200 और $150 तो आई भाई के पास 2 ऑप्शन है, सुन लो। आरबीआई के पास 3 ऑप्शन। पहले नंबर पर आरबीआई अपने लॉकर में बंद कर रख दे। दूसरे नंबर पर आरबीआई किसी को उधार दे दे, उसका ब्याज मिलता रहेगा। तीसरे नंबर पर आरबीआई ना इसे कहीं और खर्च कर सके, किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च कर सके। तो नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन बहुत खतरनाक है, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। पैसे में एक खूबी हो, करेंसी में, मुद्रा में एक खूबी हो, वो हमेशा खुद में खुद नहीं बढ़ता जब तक तुम उसके स्वरूप को ना बदल दो। इस बात को हमेशा याद रखना। रुपए में एक खूबी हो, डॉलर में भी यही खूबी होगा जब तक तुम उसके रूप को चेंज नहीं करने के। नंबर फर्स्ट तुम है ना उसे चेंज करना होगा और उसे ना उसके तुम अमेरिकन सरकार के, यूरोपियन सरकार के बॉन्ड खरीद लेने होंगे। और बॉन्ड क्या हो, एक प्रकार का कागज हो, वो कागज खरीद लिया और उसका हमें ब्याज मिल हो जाएगा। अब ये बॉन्ड को हम बेच भी सकते हैं शेयर मार्केट में जाकर। नंबर फर्स्ट हम दूसरी सरकारों के बॉन्ड खरीद सकते हैं उस डॉलर से। उस तो बड़ी मूर्खता क्या होगी, आरबीआई से हमने उस डॉलर को अपने लॉकर में बंद करके रख दे, इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कुछ नहीं होने की। समझ में आई बात या? तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम ये समझेंगे कि जो आरबीआई के पास अधिशेष हुआ, आरबीआई इसका क्या करेगा। समझ में बात? तो $50 का अधिशेष हुआ तो अधिशेष मैंने कहा था बहुत खतरनाक, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करता है। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। तो आरबीआई भी सब यही काम करता। आरबीआई क्या करता, शेयर मार्केट में जाता तो जो दूसरी सरकार है ना, जैसे अमेरिकन सरकार, उसकी बॉन्ड खरीद के रख लेता। तो उससे क्या होगा, जो डॉलर था, जो बॉन्ड खरीद कर रख लिया ना, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी, कीमत बढ़ती रहेगी। जैसे सोना भी खरीद कर रख लो। पहले नंबर पर सोना ना ऑटोमेटिक उसके जो वो रेट वे लॉन्ग टर्म बढ़ते हैं, तो आरबीआई सोना खरीद कर रखता। दूसरे नंबर पर बॉन्ड खरीद कर रखता। जो दूसरी सरकारें उनकी प्रतिभूतियां खरीद कर लेता दूसरी सरकारों की। और जब टाइम आता ना, जब टाइम आता तो फिर से बेच देता, क्योंकि आरबीआई की मूर्खता होगी अगर वो डॉलर को लॉकर में बंद कर रख दे। यही बात तुम अपने घर में क्या कर रखना। आज की जो जनरेशन है ना, वो बैंक में डालना पसंद नहीं करती पैसे, वो इसीलिए तुम डालना पसंद करती। बैंक में उनको पैसा सेफ, अरे ब्याज भी तो कम मिल रहा है। आज तुम्हारे पास हजारों ऑप्शन है। सबसे बड़ी खास बात, उस सबसे बड़े मूर्ख में जो पुराने आदमी थे पहले, क्यों थे, उन्हें अपने 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 पैसे को ना लॉकर में बंद कर रख देते, कोठी में बंद कर रख देते। घर में कभी भी ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जिसके घर में से सबसे ज़्यादा कैश रखा होगा ना, उससे बुरा कुछ नहीं है, वो तबाह कर देगा धीरे धीरे से। अगर तुम बैंक में जाकर डाल दिया ना, तो उसका कम से कम ब्याज तो मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए लोग ना आजकल बहुत एग्रेसिव हो चुके, पैसे को बैंक में रखते हैं, अब घर अपने पास बहुत कम रखते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन आई ना, इसके पास तो इतने सारे ऑप्शन है। वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर रहा है, उसके तो स्वरूप ही बदल के इतने सारे ऑप्शन मौजूद है उसके पास। पैसा खुद में खुद नहीं बढ़ता जब तक आप उसके स्वरूप को ना बदल दो। समझ में आया बात? ये पैसे में खूबी होगी। तो पैसे यहाँ तुम पैसा कमान, पैसे को मैनेज करना सीखोगे, सबसे बड़ी खास बात यही है। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है? नंबर फर्स्ट तो तुम बताओ मुझे, पहला क्वेश्चन यही है कि पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ, पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ आरबीआई ने $50 का क्या करेगा। $50 का, ये $50 इसके पास अधिशेष आया, इसका क्या करेगा आरबीआई? अधिशेष का क्या करेगा ना, बताओ। $50 का जो अधिशेष आया, बताओ। है $50 का जो अधिशेष आया उसका क्या करेगा? नंबर फर्स्ट तुमने खुद ही बताया पहले नंबर पर कि जो ना, एक तो लोन भी दे सके, ठीक। और दूसरे नंबर पर क्या है कि आरबीआई ने लॉकर बंद करके रखने का नहीं, नंबर गोल्ड भी खरीद सके, गोल्ड। ऐसा समझ में? तो आरबीआई ना आरबीआई नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो आरबीआई है ना, वो गोल्ड खरीद कर रख लेगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसलिए जो तुम है ना, तुम्हारे पास पैसा है कभी भी, तो गोल्ड खरीद के रख लो। समझ एक बात है, जब मैं दुबई जाने का प्लान बना रहा हूँ ना, तो वहाँ से बहुत सारा सोना खरीद कर लेकर आऊँगा। इस हाथ में अंगूठी, इसमें भी, इसमें 4-4 हाथ में अंगूठी होगी, गले में सोने की जंजीर होगी मेरे। समझ एक बात है? हाँ, सच में। क्या हुआ मुन्ना भाई? अच्छा, आरबीआई, तो आरबीआई ना, आरबीआई के पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसको गोल्ड खरीद कर रहना चाहिए, गोल्ड खरीद लेना चाहिए उसे, ठीक। क्योंकि गोल्ड के जो रेट है ना लॉन्ग टर्म बढ़ते रहते हैं। और जहाँ तक रिपोर्ट आ रही थी, आरबीआई ने आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना, उसमें पता करना कि आरबीआई के खाते में जो डॉलर पड़ा हुआ था, वो डॉलर ना आरबीआई केवल 10%, जितना भी फॉरेक्स है ना, $580 बिलियन है, इसका 10% निकाल लो। 580 बिलियन का जब 10% निकाल लोगे, इस 580 को 10 से भाग दोगे, कट जाएगा $58 बिलियन। केवल आरबीआई के खाते में ना हैंड टू हैंड केस $58 बिलियन के आसपास होगा।
बाकी 10% ही अपने पास रिजर्व रख सको। नोट इन खास बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, यानी जो कैश के रूप में रखा, कैश कम से कम होना चाहिए हाथ में। आरबीआई बस इतना रखा $58 बिलियन, बस उससे फालतू नहीं रखता। केवल 10% जितना ही हमारे पास फॉरेक्स है ना, उसका 10% अपने पास रखेगा, बाकी सब इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि उसका स्वरूप बदल कर उससे पैसा कमा जा सके। इससे क्या, पैसे तो पैसा कमाना, ये तो गाँव में भी सीखा, पैसे तो पैसा कमाया जा, पैसे तो पैसा ऐसे कमाया जा, उसका स्वरूप बदला जा। समझ बात, मान लो तुम्हारे पास 2 लाख रुपए आए, उसका स्वरूप बदल कर तुम उससे पैसा कमा सको, तुम घर भी बैठे रहोगे। यही तो हो बिजनेस। समझ में आए बात है। शेयर मार्केट में लाके छोड़ दो। आज का जो टाइम है ना, वो क्या है, वो माइंड चलाने वाला। कुछ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, घर बैठे बैठे लाखों कमा रहे, और घर से कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ 2 घंटे शेयर मार्केट पर अपलोड करते। शेयर मार्केट की पूरी जानकारी, कौन सा मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। एक मार्केट में उनके पास ना, उन्होंने कर्जे पे 1 लाख रुपए लिए थे, कर्जे पे 1 लाख रुपए लिए थे। 1 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने 1 लाख के ही समझ जाओ, उन्होंने कहीं करोड़ों में कन्वर्ट कर दिए। सब इसका माइंड का गेम है। अब जब आज का टाइम फावला चलाने वाला, मेहनत करने वाला, रगड़ने वाला नहीं है, इसे चलाने वाला टाइम है। शेयर मार्केट इतना वोलेटाइल है। समझ में आई बात है, ठीक, समझ में आ रही बात क्या कहने को उसके जाई। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई रहा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, जो अडानी के शेयर थे ऐसे धड़ा ऐसे नीचे नीचे गिरे नीचे, तो लोगों ने फटाफट शेयर मार्केट से पैसा निकाला, दूसरी मार्केट में भाग गए। इंडियन मार्केट से पैसा निकाल कर दूसरी मार्केट में भाग गए, यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में। तो शेयर मार्केट सीखना पड़ा। आज का टाइम ना वो नहीं है, हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और शेयर मार्केट का सारा सिस्टम होना चाहिए। उसका कोर्स हो 2-2, 3-3 महीने का कर रखा है। और जो कोर्स भी नहीं करते, वैसे भी धीरे धीरे फोन से सीख जाते हैं, जी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। आज का टाइम ऐसा, 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट करके, सबसे बड़ी खास बात, तुम इन्वेस्टमेंट करना सीखो। अकाउंट होना चाहिए तुम्हारा, डीमेट अकाउंट खोल लो और इन्वेस्टमेंट करो, और देखो उससे कैसे 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 पैसा कमा जाता है। थोड़ा थोड़ा टाइम दो उसे। आज की जनरेशन थोड़ा थोड़ा ऐसा एग्रेसिव हो रही है। समझ में आया बात क्या। मैंने तो करके छोड़ दिया, मुझे तो ये काम करना पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह नई जनरेशन को यही सलाह मेरी, कि उसे इस मार्केट में तोड़ना चाहिए। जितने भी बिजनेसमैन है ना सारे, इसमें लगे हुए सारे के सारे, सब ने अपने शेयर खरीद रखे कहीं ना कहीं। और जब शेयर का भाव बढ़ जाए ना, जैसे मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, एक शेयर 120 रुपये का था, तो उसके दाम बढ़ते रहेंगे। मुझे पता लग चुका, 10 दिन हुए नहीं, 10 दिन बीतते नहीं, एक शेयर का दाम पता नहीं क्या हुआ, उसके शेयर का दाम बढ़ना स्टार्ट होगा। और जो शेयर मैंने 120 रुपये खरीदा था ना, एक कंपनी का 10 शेयर थे मेरे पास, तो 10 तो गुना कर दो कितना बैठा, ये बताओ 1200 रुपये। तो मैंने 1200 रुपये के शेयर खरीदे थे, ये 1200 रुपये खरीदे थे मैंने। 10 दिन हुए नहीं शेयर खरीदे बिना मुझे। कितना खतरनाक बिजनेस है। 10 दिन नहीं हुए मुझे, पता क्या हुआ, एक ही शेयर था ना, जो एक ही शेयर था वो पता कितने का होगा, एक शेयर 240 रुपये का होगा। कितने का, और 240 की 10 तो गुना कर दो, 2400 रुपये। 2400 रुपये मैंने कितने दिन में कमाए, 2400 रुपये। घर बैठे बैठे मैंने कुछ भी तो नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। मैंने 1200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा था केवल, मुझे 2400 रुपये मिल गए 10 दिन में। कुछ भी नहीं करा मैंने, कहीं में गया भी नहीं, घर बैठा सिर्फ अकाउंट खोल लो था, फोन चलाऊँ था। आया समझ में। जितना मैं ज़्यादा शेयर खरीदता इतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होता। अगर सोच लो, मैंने उस कंपनी के किसी कंपनी के 50 शेयर खरीद लिए। रिलायंस जियो का एक शेयर 2500 रुपये का, 2500 रुपये का, 2500 रुपये का आसपास रेट चल रहा है उसका। मैंने रिलायंस जियो के ना 20 शेयर खरीदे थे। कितने, 2500 का शेयर है। जब मैंने खरीदा था ना तो 1600 रुपये का था, 2 साल लगे थे 1600 रुपये का। और किसी ने शेयर खरीद कर रख लिया, कम से कम कहीं लाख को खेला हो, जिन्हें 2 साल पहले शेयर खरीद कर रख लिए थे और डाल कर रखे, और 1600 खरीदा था ना, मान लो ना मोटे मोटे तौर पर 1500 खरीदा था, 1500 का, और 2 साल में उसका शेयर 2500 का चला गया। रिचार्ज नहीं देख रहे फोन का कितने का होगा, तो 1500 खरीदा था उसने। और किसी के पास उसके 1500 खरीदा था, तो 1500 खरीदा था उसकी, किसी के पास इसके 50 शेयर थे, 100 शेयर थे, 100 शेयर मान लो किसी ने 100 शेयर खरीद रखे थे इसके। 100 गुना कितना, 1500 गुना करिए उसकी, 15 एकम कितना, 15, डबल जीरो कितना बैठा, बताओ कितना बैठा, चलो 2 जीरो जीरो कितना बैठा, 1,50,000। उसने 1,50,000 खर्च करे थे, 1,50,000 खर्च करे थे। अब ये शेयर पता कितने का होगा, अब हो रहा 2500 का। कितने का, 2500 का। अगले 1 साल के अंदर बढ़ गया इतना, 2500 का। उन्होंने खरीद कर छोड़ दिए पैसे को। देखो हाँ, तुम क्या करोगे, तुम्हारे खाते में 1.5 लाख रुपए पड़े हुए, तो तुम यहाँ SBI में, PNB में डाल कर रखते। तुम अगर तुम उस क्या करो, तुम्हें जानकारी हो और तुम 1.5 लाख रुपए के शेयर खरीद लो, और 2 लाख में, वहाँ तो इतना ब्याज कभी भी नहीं मिलने का तुम, जितना मिल रहा। अब 2500 का, अब जो 100 शेयर खरीदे थे, अब गुना कर दो तो कितना बैठेंगे, 2 लाख कितना, 50,000। कितने, ये सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ है, इससे ज़्यादा होगा तो कितना, 1 लाख का बेनिफिट नहीं होगा। 1 साल में तुमने कुछ नहीं आया, तुमने बस शेयर खरीद कर छोड़ दिए थे, और 1 साल बाद तुमने बेच दिए। जब शेयर 2500 का होगा, 1 लाख का तुम्हें वैसे बेनिफिट होगा। पड़े कुछ भी नहीं करा तुमने। जितना ज़्यादा तुम शेयर खरीदोगे इतना ज़्यादा बेनिफिट होता। इसे कहते हैं हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। हायर द रिस्क, आया समझ में, जितना रिस्क लोगे इतना प्रॉफिट होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, इधर देखो। तो
आरबीआई अपने गोल्ड खरीद कर रख सकता है नंबर फर्स्ट। दूसरे नंबर पर आरबीआई के पास ऑप्शन है ना, भारत सरकार यानी आरबीआई क्या कर सकता, बॉन्ड खरीद सकता, बॉन्ड खरीद लिए। अब बॉन्ड खरीद ले पता कहाँ, आरबीआई ने ना सबसे ज्यादा बॉन्ड चाइना के खरीद रखे। हाँ चाइना के, फिर जापान के, ठीक। और तुम पता करना उस पर यूट्यूब गूगल पर डालकर कि हमने कहाँ कहाँ के बॉन्ड खरीद रखे। और यह बात इकोनॉमिक सर्वे में अच्छी तरह समझाई जाएगी कि हमने कौन कौन सी सरकारों के बॉन्ड खरीद रखे। सिर्फ समझ में आई बात यार। और अब पता लगा हमने बॉन्ड क्यों खरीद रखे होंगे कि हमारे पास चालू खाते में अधिशेष होगा और पैसे ज्यादा रखा हुआ हमारे पास, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है कि मुझे लोकर में डाल कर रख दो। सबसे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। और गोल्ड खरीद रखा हमने, तुम पता करना कितना गोल्ड खरीद रखा है, यहाँ लिखना। दूसरे नंबर पर आरबीआई ने ना बॉन्ड खरीद रखे, कौन कौन सी सरकार के बॉन्ड खरीद रखे, चाइना के, जापान के, अमेरिका के, सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीद रखे हमने। समझ में आया बात? अब मैंने ये बात तुम्हें समझाई कि आरबीआई ने अपने खाते में केवल 10% राशि रख सकता, 10% राशि। आरबीआई जितना भी उसके पास फोरेक्स है ना, उसका 10% ही अपने पास कैश के रूप में रख सकता है, डॉलर के रूप में, बाकी सब दान कर देगा। दान नहीं करने का आया समझ में? इसका मतलब कहीं ना कहीं लगा इन्वेस्टमेंट कर देगा, निवेश कर देगा। और निवेश की खूबसूरती हो वह वापस लौटेगा ही लौटेगा, और दुगने के साथ लौटेगा, दुगने तिगने के साथ लौटेगा। इन्वेस्टमेंट की खास बात हो या रिटर्न जरूर देगा, अच्छी जगह रिटर्न निवेश करा होगा। तो इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन तुमसे बताओ, भारत के अंदर तुम देखना ही कौन से खाते में आएगा, इस वाले खाते में आएगा, चालू खाते में या पूंजीगत खाते में आएगा। नंबर पहला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तुम बताओ कि भारत के अंदर मैच हो रहा, आईपीएल हो रहा, क्या हो रहा, आईपीएल, ठीक। अब मुझे बताओ डॉलर आएगा या जाएगा, तुम बता दो उसमें, ठीक। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। आईपीएल हो रहा भारत के अंदर, सही बात है, आईपीएल हो रहा है, तो डॉलर आएगा जाएगा, इधर इधर इधर। इससे पता चला तुमने मैच नहीं देखा आज तक, क्योंकि आईपीएल के अंदर जब आईपीएल के अंदर जब आईपीएल होगा ना, तो जो बाहर के खिलाड़ी ना बिका, ठीक है नहीं, हाँ 16 करोड़ में, 20 करोड़ में, 70-80 करोड़ बिका है, 24 करोड़ बिका है, तो जो बिका है वो डॉलर लेकर आएगा, डॉलर यहाँ तक लेकर जाएगा। और तो तुम तो कहते डॉलर आएगा, तो जब हाँ तुम जाता तो छोटी सोच पैरों मोच इंसान को हमेशा तंग करेगी। तो जो आईपीएल होगा ना, आईपीएल के तहत जो खिलाड़ी होंगे, आईपीएल पे जो पैसा खर्च करेगी सरकार, तो उस क्या करेंगे, यहाँ तो डॉलर लेके जाएंगे। बाहर के खिलाड़ी भी तो यहाँ भी आकर आईपीएल जब बोलने लगा ना, आईपीएल हो उसमें खिलाड़ी की बोलने लगा, तो बाहर के खिलाड़ी भी खरीदते जाओ, तो खरीदे जाएंगे, गांधी जी लेके जाएंगे यहाँ तक, क्या लेके जाएंगे, डॉलर लेके जाएंगे। तो डॉलर जाएगा नहीं, तो इधर आगा, इधर भी आगा, इधर वस्तु की निर्यात में आ गया, वस्तु के आयात में आगा, या सेवाओं की निर्यात में आगा, सेवाओं के आयात में आगा, तो सेवाएं के आयात में आगा। वे सेवाएं देने आ रहे, इंटरटेनमेंट करने आ रहे, हमें खुश करने आ रहे, आ जाओ देखो मुझे चौके छक्के मारते हैं, आया समझ में? बताओ देखिए, बताओ ये बताओ, चालू खाते में आगा, पूंजीगत खाते में आगा, चालू खाते में आगा। ये सारी बातें याद रखनी है। अब तुम्हारी हवाला होगी। अगला क्वेश्चन, तो जितने भी लोग भारत में आगे ना अपनी सेवाएं देंगे, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के तहत आगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के तहत। जितने भी लोग बताओ, बाहर के लोग मेडिकल, बाहर की जो महिलाएं हैं वे मेडिकल सेवाएं भारत के अंदर आकर देने स्टार्ट कर दिए, मेडिकल सेवाएं दे रही भारत के अंदर आकर। अब अपने देश पैसे वापस भेजेगी, तो डॉलर में भेजेगी, रुपए में भेजेगी? बताओ, अगर जस्सिका नाम की मेरी फ्रेंड है, जस्सिका नाम है उसका, जस्सिका, जर्मनी जा रहा हूँ ना मैं पढ़ने के लिए कुछ दिन बाद, जस्सिका जर्मनी फेलोशिप, तो फ्रेंड, तो ये बताओ वही डॉक्टर नहीं है, क्या है? उसने कहा नहीं मैं आपके ना इंडिया में सेवा करना चाहती हूँ। मैंने कहा स्वागत है। उन्होंने कहा नहीं मेरे इनकम भी चाहिए, इनकम निकाल लेगी, अपने देश वापस भेजेगी। उसके मई बाप होंगे ना, जो मई बाप विश्व रोकड़ा भी मांगोगे, तो क्या गांधी जी लेके जाएगी, डॉलर लेके, इसके तहत आगे नहीं आगे, सेवाओं क्या है, सेवाओं के आयात के तहत आगे नहीं आगे। हेलो, अगला क्वेश्चन, भारत ने ना, आ जाओ, भारत ने आईएमएफ से लोन लिया, अब देखना किधर आएगा, डॉलर आएगा या जाएगा? ध्यान से सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 ये मुझे ये बता दो, भारत है इस भारत ने IMF से लोन लिया, IMF से क्या लिया, अब बताओ किधर आगा, तो लोन लेके इधर आगा, इधर आगा, लोन आगा तो मतलब डॉलर आगा, आएगा तो इधर जाएगा, तो इधर, इसलिए बात पता लगी इधर आगा। कहीं हमने वस्तु का निर्यात करा, कभी हमने सेवाओं का निर्यात करा, कहीं हमें अनुदान मिला, इसका मतलब हमने लिया तो देंगे भी, देंगे तो मतलब दायित्व बढ़ेगा हमारा, इसका मतलब यहाँ आगा। कोई पूछने लगा कि अगर हमने IMF से लोन लिया, वो पूंजीगत खाते मांगा चालू खाते मांगा, इसका मतलब दिमाग में घुस गई तुम्हारे बातें। ये सवाल सेम सवाल पूछे पेपर में कि कौन सी चीज, इसमें 4 ऑप्शन लिख देगा, कौन सी पूंजीगत खाते में आ गई, कौन सी नहीं आ गई, 1 2 1 2 1 2 3 इस तरह करके लिखता। अगला क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। भारत सरकार, देख ध्यान से अच्छे तरीके से एक करके क्वेश्चन पूछूंगा मैं। भारत सरकार ने भूटान सरकार को $100 का लोन दिया। हाँ, तो जिस तरह पूछूंगा सिर्फ को बताएगा, भारत सरकार ने भूटान सरकार को $100 का लोन दिया, तो $100 का लोन दिया तो डॉलर गया, ठीक। आप बताओ डॉलर किधर आ, ये किधर आएगा, भूटान सरकार को $100 का लोन दिया, चालू खाते में आगा, पूंजीगत खाते में आगा, पूंजीगत खाते में आगा दिया, अच्छा तो पक्की बात, इधर आगा, इधर आगा, अब इसमें भी आगा पूंजीगत खाते में, दायित्व घट जाएगा, दायित्व ये परिसंपत्ति बढ़ जाएगी, परिसंपत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय ब्याज मिलेगा ना, सब बात। अगला क्वेश्चन में घुमा रहा हूँ, हमने भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, जिस तरह पूछो सो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स लोन लिया, आप बताओ किधर आगा, क्यों, उन्होंने हमने लिया, उन्होंने क्या, ध्यान से सुनते रहना अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन सब किसी का भी नंबर आ सके, शॉर्टकट भी। भूटान सरकार, बांग्लादेश की पाकिस्तान की स्थिति ज़्यादा खराब है, पाकिस्तान की सरकार को आज हमने ना $10 बिलियन का अनुदान दिया, तो अगर अनुदान दिया ना तो इसका मतलब ये होगा वो अगर मैं चालू खाते में, क्योंकि ना तो हमारे दायित्व में गलती हुई, नहीं सॉरी दायित्व वो कम हुए ना, नहीं संपत्ति में गलती हुई, तो किधर आगा, इधर आगा, इधर आगा, चालू खाते मांगा, इधर आगा, इधर आगा, तो इधर भी वस्तु का आयात मांगा, सेवाओं का आयात मांगा, यूनिलैटरल, एक तरफा, दिमाग में घुस रही बात, इसका मतलब। अगला क्वेश्चन तुम बताना कि चाइना की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को 20,000 करोड़ का लोन दिया, किधर आगा, मैं तो पूछ रहा है, इधर आगा, इधर आगा, इधर आगा, इधर आगा, डोंट एक्सक्यूज मी प्लीज, डोंट गिव एक्सक्यूज मी, उत्तर एक तरफा अनुदान में। आप बताओ चाइना की सरकार ने पाकिस्तान सरकार को मदद कर दिया, अभी तेने कह रही एक तरफा मांगा, अभी चुपचाप बैठेगा, बस यस और नो मैंने पूछा, अभी तेरा नंबर नहीं आया, दोबारा लौट का बता कि भारत चाइना की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को लोन दिया, लोन याद रखिए बात, क्या दिया, लोन दिया, तो इधर आगा, इधर आगा, चुप हो जा, तेरे नाम पूछा गया मैंने, है चालू खाते में, तो बता किधर आगा, भारत सरकार का खाता पड़ रहा है ना, ये भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट में आने का ही नहीं। हाँ तो फिर बोलना चाहिए ना इस तरह, या तो नुगारी यूनिलैटरल होगा, वह नुगारी चालू खाते में आगा, ये आने का ही नहीं, यही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। चाइना अपना ये फालतू दिमाग चला नहीं, ये तो मार खा जा, चाइना की सरकार के लिए आएगा, ये नहीं आने का काम ना, क्या होगा 8 बजे, कोई बात नहीं, जाओ। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने FDI को मंजूरी दी, FDI को मंजूरी दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने लाकर, ध्यान से सुनना, सवाल पेपर में आया हुआ, तो ये बता दो इधर आगा नीचे, डॉलर आया तो वस्तुओं का निर्यात बढ़ा, सेवाओं का निर्यात बढ़ा, यूनिलैटरल दायित्व बढ़ गया, परिसंपत्तियां घट गई,
पर सोच लो इस पल है डो। सेवा देने आए तुझे मैं, इतनी बड़ी महामंत्री तुझे कंपनी लगा तो सेवा देने आए मैं। यही तो खास बात है, बताओ। अच्छा हाँ, सेवा देना है इसे, कहाँ की सेवा देना है? ये पेप्सी कोका कोला लगाएगा तो सेवा देना रहे हैं। किसका? अब एफडीआई एक तो टेलीकॉम सेक्टर में आया, जब टेलीकॉम सेक्टर में आया वोडाफोन की तेरी संपत्ति परिसंपत्ति कैसे कम होगी? अच्छा पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओ, बताओ जल्दी। इसका ये मतलब है जब एफडीआई आगा ना, वो एफडीआई ना तो वस्तु मत आने का नहीं बिल्कुल भी, दूसरी सर्विस आने का, एक तरफा भी रहने का, तो इससे क्या होगा? सरकार का दायित्व बढ़ जाएगा। क्यों? ये बहुत तेज है, एक लेकर आएंगे एक बार, ले जाएंगे बार बार, लेकर आएंगे एक बार, ले जाएंगे बार बार, दायित्व बढ़ जाएगा हमारा। इसको आरोप भी लगाया जा, एक बार ले आए ने दोबारा लेकर ही तो जाएंगे, लेकर ही तो एक बार आएंगे तो दायित्व बढ़ जाएगा हमारा। तो इधर आ गाओ, इधर आ गाओ। बाहर की कंपनियों भारत में आकर निवेश कर दिया, तो एक बार आए में तो लेकर तो बार बार जाएंगे में, इसलिए तो इनकी आलोचना हो। क्यों इनकी आलोचना क्यों हो? इनकी आलोचना इसी बात को हो कि ये ना क्या उनमें इनमें क्या अंतर था? उनमें इनमें ये अंतर था, अंग्रेजियों जो अब आ रहे हैं उनमें अंतर था, वे बिना बताओ लेके जा रहे थे, ये तो भारत सरकार की पॉलिसी के तहत लेके जा रहे हैं खुलेआम। ये तो खुलेआम शोषण कर रहे तुम्हारे, तो तुम्हारे अंकों को सामने लेके जा रहे। समझ नहीं बात है, लेकर आए थे एक बार। अब तुम्हें बताने लगू ना मैं, वोडाफोन, जब वोडाफोन आइडिया आया भारत में, जगह जगह अपने प्लांट लगाए, अब इतना पैसा खींच के लेके जा रहा। देखो एक बार लगाएंगे लेके जाएंगे बार बार, ये इसे तो क्या है, अब भी हम ओपनिंग हुकूमत के गुलाम हो गए। समझ में आया बात ये? तो इसमें तो दायित्व बन गया हमारा देना। अब मैं एक अगला सवाल पूछता हूँ तुमसे, भारत की एयरटेल कंपनी गई और ब्रिटेन के अंदर जाकर अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। ध्यान तो सुन लेना, अब जब आँख खोल लेना बटन से, तो यही बात है। भारत की कंपनी थी, अच्छा कंपनी थी, ब्रिटेन के अंदर चली गई और उसने अपना जाकर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, अपनी वहाँ सेवाएं देनी स्टार्ट कर दी। अब बताओ डॉलर आएगा कि जाएगा? है, सेवा आयात कर दिया, दायित्व कम हो जाएगा। हम सेवाएं दे रहे हैं वहां जाकर, तो डॉलर आगा, तो इधर आगा, इधर चालू खाते में कि पूंजीगत खाते में? चालू खाते में, पूंजीगत खाते में? सोच लो, पक्की बात है। सेवाओं का निर्यात कर रहे क्या हम सेवा? अच्छा अब एक काम करना, मैं ना ये मार्कर बनाने वाली जो कंपनी जाकर वहीं लगानी स्टार्ट कर दी अमेरिका में, मैंने तो मैंने वहाँ जाकर एफडीआई कर दिया। हाँ मैंने एफडीआई कर दिया वहाँ जाकर। हाँ तो मुझे एक बात बता दो जरा, क्यों बता दो, जब मैंने वहाँ जाकर एफडीआई करा तो यहाँ तो पैसे लेके जाऊँगा, डॉलर लेके जाऊँगा, तो डॉलर कम होगा या ज़्यादा होगा? है कम होगा ज़्यादा होगा? अब बताओ उसमें आगा इसमें आगा, तो मेरी परिसंपत्तियाँ कम हो जाएगी, एसिड्स कम हो जाएगी, तो परिसंपत्तियाँ कम हो जाएगी, तो आगा कहाँ? आगे की क्यों सोच रही? सिर में दर्द का तेरे? अभी पहले वहां बसा नहीं भिखारी, पहले आगे क्या पता वहां पर प्रॉफिट हो भी नहीं हो मुझे कितने। अब बताओ मैं एयरटेल की कंपनी ब्रिटेन में काम कर रही मेरी जाकर, तो बताओ तो कितने, इन्हें पता क्या कर रही है? फायदा का पहले सोच रहे हो, बेनिफिट होगा। इतनी महान मूर्ति है ना दुनिया, भारत के लोग इतने आशावादी, इन्होंने पहले अंदाजा लगा दिया वहां जाकर बेनिफिट होगा मुझे, चाहे कंपनी बेच करनी पड़ रही मुझे वहां पर। कितने आशावादी लोग हैं भारत के अंदर, इतना लगा। एक लाइन ही मुझे तुम्हारी सब कुछ बता दो, इतना अनुभव जो अनुभव, एक लाइन तो पहचान लो तुम क्या बोलना चाह रहे। अब बताओ भारत के लोगों ने विदेश में जाकर एफडीआई कर दिया, भारतीय कंपनी का नाम है जियो, और जाकर बिजनेस कर रही है अमेरिका में, एफडीआई कर दिया। अब बताओ किधर आगा? है एफडीआई कर दिया जाकर, तो पैसे लेकर जागी भारत आ रही।
रैपट लग गया ना मुंह में खींच कर, परिसंपत्ति घट जाएगी, डॉलर नहीं लेके जाएगा, एफडीआई करा उन्होंने वहां जाकर, एफडीआई करा, पैसा लाभ नहीं कमाया अभी, कुछ भी लाभ नहीं कमाया अभी, एफडीआई करा उन्होंने जाकर, कंपनी लगाई, गांव बसे नहीं भिखारी पहले ले आओ। अब बताओ तो परिसंपत्तियों में कमी हो जाएगी तो पूंजीगत खाते में नहीं आएगा। ये सारे सवाल पेपर में पूछ रखे, एफडीआई करा, एफडीआई आया। अब एक बात सुनो, ध्यान लगाकर बच्चा, अब जो वहां ना जियो ना अमेरिका में जाकर अमेरिका कंपनी को टक्कर दी, अब जियो को वहां होगा नुकसान। हाँ ठीक, जियो जिन्होंने सोचा कि बस बहुत कमा लिया, अब एक काम करते हैं इस कंपनी को बेच बाच कर ना अब फिर दोबारा भारत में लेके चलते हैं, तो डॉलर बढ़ जाएगा, भारत का डॉलर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आगा जाएगा डॉलर। कंपनियां बेच बाच कर ना सब कुछ में, जितने टावर टूवर लगाते सब बेच कर अब भारत में आ रहे हैं पूरा सही, जितने एफडीआई करा था सब समेट कर भारत में लेके आ रहे हैं, तो डॉलर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब बताओ मुझे, डॉलर बढ़ेगा तो इधर आगा, इधर आगा, तो इधर आगा, चालू खाते में आगा, पूंजीगत खाते में आगा, परिसंपत्तियों में कमी होगी, क्योंकि पहले में हमारी एसेट्स थी, वे कंपनियों में कमा कमा कर दे रही थी, मैं कमा कमा कर दे रही थी वो कंपनियां में, अब तो हमारी एसेट्स घट गई, हमारी परिसंपत्तियां काम नहीं कर रही, तो इधर आगा हमारा। बेटे ये सवाल नहीं थोड़ा आईएएस क्वालिफाई हो, ये तो सवाल पेपर में रखे, पढ़ने के बाद जो एप्लीकेशन हम यूज करना सीख रहे हैं ना, वो शांति से बैठ कर सोचना पड़े किधर आ रहा। अच्छा अमेरिका में गए थे, अच्छा अमेरिका का कंपनी लगाई, अच्छा लगा ली, हमें 3 साल तक लाभ देती रही, अब उसके बाद हमें तो बेनिफिट कमा के दे रही थी पैसे, डॉलर आया था हमारा। अब हमने सोचा पता क्या करा कि अब ना ये सब बेच दो, और बेचने के बाद ना एक साथ ही घर में ये मुर्गी ना या रोज रोज अंडा दे, एक काम करो सारे अंडे आज ही निकाल दो उसके अंदर से, समझ आई बात या, तो परिसंपत्तियों में कमी नहीं हो जाएगी हमारी, परिसंपत्तियों में कमी होगी हमारी, मुर्गी मर्गी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, भारतीय कंपनी ने जियो, तो भारतीय कंपनी अमेरिका में तो अपना प्लांट हटाया, ध्यान से सुन लेना, अमेरिका में तो हटाया और जापान में जाकर लगाया, भारतीय कंपनी में अमेरिका में तो अपना प्लांट हटाया और जापान में जाकर लगाया। अब बताओ मुझे कि डॉलर आगा जाएगा, भारतीय कंपनी ने जापान में जाकर एफडीआई करा, तो डॉलर आगा जाएगा, एफडीआई करा, हाँ डॉलर चला गया, तो डॉलर इधर आगा, इधर आगा, जब गया तो गया, तो डॉलर गया, इधर आगा, इधर आगा, परिसंपत्ति बढ़ जाओगी, एफडीआई करा कि वो अमूल बेनिफिट भी तो देगा तो जब हम बेनिफिट देगा तो जो हमें लाभ मिलेगा, अब समझ जाओ वहाँ जापान में कंपनी लगा रखी जियो की, उस साल में लाभ मिल रहा है, अब जो लाभ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, जिसे डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं, वो लाभांश किधर आगा, अब लाभांश इधर आगा, इधर आगा, इधर आगा, इधर आगा, लाभांश में क्या मिल रहा है, डॉलर मिल रहा हो, तो डॉलर आगा इधर, इधर किधर, अब इसमें आगा, वो किस तरह आगा, क्योंकि जो लाभ हो ना और डिविडेंड हो और जो ब्याज हो वो हमेशा राजस्व की प्रकृति का हो, और चालू खाते की प्रकृति राजस्व खाते की प्रकृति जैसी, समझ में बात या, इसलिए इसमें आगा सेवाओं के निर्यात में, दिमाग में खुली बात है सारी बातें, ये इतना आसान नहीं है सिविल सर्विस का एग्जाम निकालना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो घर बैठे खेल लोगे, बड़े लोगों को सुनना पड़ता, बड़े लोगों की आदत डालनी पड़ती, बड़े लोगों की तरह रहना पड़ता है, बड़े लोग इसलिए बड़े हो क्योंकि उनकी सोच बड़ी हो, समझ बात है, छोटे लोग इसलिए छोटे रह जाते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी हो, समझ में आया बात या, ठीक क्या कहा, हाँ जो छोटी बातें करेगा ना, छोटी सोच रखेगा, वो पूरी जिंदगी गोल गोल घूम जाएगा बस वहीं से, आए समझ में। आगे चलो अगला क्वेश्चन, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, जापान की कंपनी है, ठीक, जापान की कंपनी ने आकर पाकिस्तान के अंदर निवेश करा, पाकिस्तान के अंदर ने आकर एफडीआई करा, अब बताओ किधर आगा, भारत के ट्रांजैक्शन तो इसका कोई मतलब नहीं है, आरबीआई के खाते में कुछ हुआ, छेड़छाड़ हुई, जब आरबीआई के खाते में छेड़छाड़ नहीं हुई तो भारत के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ तो कहीं भी नहीं आने का, ऐसा समझ में, एग्जिस्ट नहीं करता है तो
अच्छा एसबीआई अकाउंट है, एसबीआई का किस किस का अकाउंट है एसबीआई में? पीएनबी में तो होगा, पीएनबी में तो होगा। मान लो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ये भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है, इसने श्रीलंका में जाकर अपना ब्रांच खोल दी, तो वहाँ भी लोगों को अपनी सेवाएं देगा। और सेवाएं देगा तो पक्की तो बात है, बैंकिंग एक बिजनेस है। अगला बैंकिंग बढ़ाने वाला हूँ तो बिजनेसमैन कभी भी प्रॉफिट हमेशा अपना प्रॉफिट तलाशेगा। तो जो श्रीलंका में अपनी सीमाएं देगा तो डॉलर लेकर आगा। तो बताओ ये अपनी सीमाएं दे रहा है, उन्होंने अपनी ब्रांच खोल ली जाकर, वहाँ खोल ली, मैंने उनका एफडीआई कर दिया। अब उसके बाद यूँ बताओ मुझे, जो बेनिफिट कमागा अपनी सीमाएं दे जो देगा, तो इससे होगा क्या है? हाँ बेनिफिट कहाँ आगा? लाभ हुआ जो मुझसे निर्यात, क्योंकि हम उससे डॉलर आगा। जो लाभ हो, लाभांश हो, ऋण हो, ब्याज हो, ये हमेशा राजस्व की प्रकृति के हो। और चालू खाता राजस्व की प्रकृति का, राजस्व की, जिस तरह हमारा राजस्व खाता हो, समझ नहीं बात, जिस तरह हमारा राजस्व खाता होगा इस तरह चालू खाता होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं? यू आर नॉट क्वालिफाइड द यूपीएससी एग्जाम। दिस इज नॉट शॉर्टकट्स, इसका कोई शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट नहीं है कि तुम आए आराम से निकल जाओगे। एक भी चीज़ तुम यहाँ रट नहीं सकते, अगर तुम रटोगे ना तो तुम मारे जाओगे। एक एक चीज़ क्लियर कट पता होनी चाहिए, ये है तो है ऐसा, रहा तो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत साधारण तरीके से समझाया तुम। इकोनॉमिक्स खत्म होने की कगार पर, केवल 8 ही दिन लगे, 8 या 9 दिन, इससे फालतू नहीं। 1 मार्च का मुँह नहीं देखने के तुम, बड़ी मुश्किल से देखोगे। और उसके बाद तुम इतनी बार रिवीजन करना, उसका इतनी बार रिवीजन करना कि चलो बजट वाला सारा, लेकिन मेन चीज़ है आर्थिक सर्वेक्षण। जिसका आर्थिक सर्वेक्षण पक्का है, इकोनॉमिक सर्वे, उसका छूट गया, उसका सिलेबस से छूट गया। अधिकांश सवाल आर्थिक सर्वेक्षण से आएंगे, क्योंकि तुम्हें बतागा भारत इस टाइम किस स्थिति से गुजर रहा है। उसे बहुत गहराई के साथ पढ़ना, उसका रिवीजन भी करना, और उस चीज़ों की, उसके साथ लिखी हुई चीज़ों को जोड़ना, इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई बात को आंकड़े जोड़ना। इसके बाद तुम्हें कई बार रिवीजन करना। ये सिर्फ बेसिक फाउंडेशन है, समझ नहीं बात? या उसके बाद अगला एसबीआई ने प्रॉफिट कमाया श्रीलंका के अंदर, ठीक। अच्छा एसबीआई ने एफडीआई करा जाकर श्रीलंका में, तो बताइए किधर आ गया? एफडीआई करा हमने, हाँ। तो पैसा ले गए, डॉलर ले गए होंगे, तो डॉलर कम हुआ होगा, तो परिसंपत्तियों में कमी हुई होगी, तो परिसंपत्तियों में कमी हुई होगी, तो किधर आ गया ना बता दो? इधर नहीं आ गया भाई। डॉलर लेके गए होंगे, वैसे एफडीआई नहीं कर देंगे क्या? जब हाथ में रोकड़ा ही नहीं होने का, कहाँ खर्च कर दोगे? तो आरबीआई तो मांग कर गए होंगे, लाओ पैसे दो, बाहर जाना, एफडीआई रुपये लेके थोड़े चले जाओगे, ऐसा सोचना तुम। अगला क्वेश्चन, हाँ किधर? हाँ अच्छा डॉलर जाएगा, हाँ पर एसिड्स बढ़ गई हमारी। मैंने क्या बोल दिया? अच्छा एक क्वेश्चन और, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। जीरो रिलायंस ने ना आरबीआई से लोन लिया, हाँ $1 बिलियन का, और यूरोप में जाकर अपना इंडस्ट्री लगाया, अपनी कंपनी लगाई। अब बताओ किधर होगा? यूरोप में जाकर अपनी कंपनी लगाई, हाँ तेरे को तो ले गए, आरबीआई से लोन लिया, हाँ। तो डॉलर लेके जागा हो, तो डॉलर लेके जाके इधर किधर? अच्छा इसमें डॉलर लेके चला गया हो, ठीक है। तो इधर आगा दायित्व, इस परिसंपत्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक सवाल इसकी खोज करते हैं, देखो ये किधर आगा। अब तुम भी यहाँ फेल हो जाओगे। ICZ-1 नाम सुना है? फ्लाइट हैक कर ली थी, यह फ्लाइट ना हैक कर ली गई थी। अभी देखो ये डॉलर ये किधर आगा, ये पैसा खर्च हो। डॉलर एक फ्लाइट थी काठमांडू से उड़ी, और उसने ना उसके अंदर कुछ वो चढ़ गए, क्या कहते हैं उसे, आतंकवादियों ने उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके उनका दिल्ली नहीं उतारनी, इस फ्लाइट को वहाँ कंधार ले गए, अफगानिस्तान में ले गए। और उन्होंने तो इंडिया तो पता क्या डिमांड थी? इंडिया तो डिमांड थी कि बताओ आप ना हम $20,000 रुपये, $20,000 दो। अब $20,000 देती सरकार, देनी पड़ती,
क्योंकि भारत के लोगों को छुड़ाना भी था। 250-300 लोग बैठे हुए थे। दिए अनुदान, इसे अनुदान क्या है? आतंकवादी के पैसे दे अनुदान क्या है? तो शर्म कर डूब मर। यही तो समस्या। तो यहाँ अब यहाँ समस्या फंस गया, पेच फंस गया, वो किधर आ गया? अब यहाँ देखो कहाँ लेगा उस समय। कैसे कमी हो जाएगी तेरी संपत्ति में? तेने खर्च कर रखा था कहीं, परिसंपत्तियों में कमी हो जाएगी तेरी। परिसंपत्तियां कम हो जाएगी। परिसंपत्तियां जब होगी तेने कहीं निवेश करा होगा, निवेश पूंजीगत खाता आयो, कहीं निवेश कर रहा था तेने $25,000 का। हाँ चल एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। भारत के एंटोनिया, जस्सिका, आया समझ में आई बात? है बहुत सारी, जितने भी देश है ना, सब में एक फ्रेंड है मेरी, सारी भारत में घूम, आयत भी है, सारी भारत में घूमने आई। जगह जगह दान पेटी रखी रहा, जगह दान पेटी रखी, भोलेनाथ की दान पेटी रखी हुई, जगह जगह दान पेटी रही। तो इनके हाथ में आया था नहीं पैसे, रुपए नहीं थे गांधी जी के, उन्होंने ढाकर डॉलर डाल दिया। इस तरह पूरे भारत में डॉलर इकट्ठा होता होगा, इस तरह पूरे भारत में बहुत सारे डॉलर इकट्ठा होता होगा, डाल देते होंगे। वो डॉलर इकट्ठा होगा, वो कहाँ होगा मुझे नहीं बता दो। दान पेटी में डाल दिया हमने। कोई बाहर तो घूमने आया था, घूमने के दौरान उसने क्या करा, वो डॉलर दान पेटी में डाल दिया। उसकी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई कहीं, उसकी तो कहीं रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, किसी को पता लगा? वो ज्यादा होशियार नहीं, कहाँ आरबीआई को पता लगा उसका? एक काम करा आरबीआई वाले, फिर अपने 2 सैनिक छोड़ दो उसके पीछे पीछे, कहाँ ने दान करा मतलब लिखो, फिर लिखोगे उठाएगा। जस्सिका घूमने आई थी, जस्सिका जर्मनी से यहाँ घूमने आई। उसने देखा है कि मैं यहाँ 10 रुपए रखता हूँ भोलेनाथ के अंदर, उन्होंने मेरे पास $10 है, तो उन्होंने $10 डाल दिए। यह बात किसी को पता क्या? तो जो दान पेटी का पैसा वो तो आसपास उसमें ट्रस्ट में बच जाएगा। वो डॉलर कहाँ जाएगा? जो डॉलर है वो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में वही तो चीज आ गई जो यहाँ बता रखे, कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च होगा। इसे नहीं बता दो तुम्हें कहाँ रखू सर। जस्सिका और कुछ रखे भी तो रहा वो, कुछ जेब में तो रखो। हाँ तो जो डॉलर है ना वे कहाँ जाएंगे? इसके लिए अगर तुम्हें जानना, इसके लिए देखने हुई कल की क्लास, समझ नहीं बात? या वही बताया जाएगा कल कोई। ऐसे बहुत सी जगह बहुत सारे केस, बहुत रेयर केस हुए हैं। आतंकवादियों को जो पैसा दिया गया मैंने, वो कहाँ रखा? वो तो इमरजेंसी फंड होगा एक प्रकार का, इसके लिए हमने कोई फंड भी नहीं बना रखा। यहाँ कुछ जोड़, या तो यहाँ कुछ जोड़ दे, यहाँ जोड़ दे, कहाँ जोड़ू सर? कुछ नया सिस्टम है नहीं, तो वो किधर आगा? जो मेरी फ्लाइट हैक कर ली गई थी और आतंकवादियों ने पैसे मांगे, उन्होंने फिर कहा कि मसूद अजहर उसे छोड़ दो, फिर उन्होंने उसे छोड़ा और उसे पैसे भी दो, 2 करोड़ रुपए पैसे दिए, डॉलर में लिया उन्होंने। हाँ तेरे दायित्व में तेरे कमी होगी। अच्छा लाइबिलिटी थी तेरी, तेने कहीं खर्च करा था। यो ऐसा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर लिया हो, ये पूंजीगत खाता हो, आंख खोल जो तेने कहीं निवेश करा था। या तो फिर ऐसा हो सके तेने मजूर अजहर जो आतंकवादी थे, तेने उससे पैसे खर्च कर रखे होंगे पहले, ऐसे वजह रखता हो। मैं तो बेवकूफ यहाँ खड़ा हूँ, पता नहीं कौन से पैसे रखे हो। चलो आज तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? यूट्यूब सूट्यूब जो भी है ना, तो पता करके बताना कहाँ रखे जाएगा। समझ नहीं बात, ये पैसा कहाँ रखे जाएगा। आज के एपिसोड में इतने रख रहे हैं।